51. Surgery paper number 2, lecture number 2. A patient presents in semi-conscious condition with subclavian steal syndrome. Blood supply to which artery is causing this condition? तो जब भी सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम की बात आ जाए तो आपने क्या करना है, कौन सी आर्टरी को चूज़ करना है? वर्टेब्रल आर्टरी। ठीक है। What is the type of hypersensitivity reaction of PSGN glomerulonephritis? तो जब भी PSGN की बात आ जाए उसमें टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। इसमें एक सिमिलर एमसीक्यू आपको मिलता है जो कि सेम होता है और उसमें एंटीजन या एंटीबॉडी डिपोजिशन की बात की गई हो, फिर उसमें आपने टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन लिखना है, वो फिर गुड पास्चर की तरफ जाता है। ठीक है। अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सुडोमोनास एरिजिनोजा इन्फेक्शन विद फीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइन इज़ प्रीडोमिनेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर? तो सिंपली फ़ीवर के लिए इंटरल्यूकिन 1 होता है, लेकिन जब सूडोमोनास फीवर की बात की जाए उसमें आपने TNF चूज़ करना है। ठीक है। एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया। तो ये आप इस तरह याद रखो कि टिबिया जब एंटीरियरली जाता है तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है, टिबिया जब पोस्टीरियरली जाता है तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है, और उसके ऑपोजिट काम करता है फीवर, तो फीमर। ठीक है। तो फीमर जब एंटीरियरली होगा दैट इज़ पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, फीमर जब पोस्टीरियरली होगा दैट इज़ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो अभी फीमर एंटीरियरली ऑन द टिबिया है तो इसमें आपके साथ पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होगा। ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर लीड्स टू एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ आर्टरी इन्वॉल्व्ड इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जब भी आपके साथ नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हो और उसकी वजह से एवेस्कुलर नेक्रोसिस हुआ हो तो उसमें आपके साथ मीडियल सरकमफ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व होती है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफ फीमर को रेटिनेकुलर आर्टरी सप्लाई करता है, रेटिनेकुलर ऑप्शन में ना हो यू कैन गो फॉर मीडियल सरकमफ्लेक्स। नेक ऑफ फीमर की बात आ जाए तो उसमें आपने मीडियल और लेटरल सरकमफ्लेक्स लिखना है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर की बात आ जाए, ठीक है, तो उसमें आपने मीडियल सरकमफ्लेक्स आर्टरी लिखना है। जो चाइल्ड है उसके हेड ऑफ फीमर को ऑब्टूरेटर आर्टरी सप्लाई करती है। 28-year-old male is brought to the emergency department after RTA. He complains of sudden onset sharp chest pain and difficulty in breathing. On examination, breath sounds were absent on the left side and percussion reveal hyperresonance. A chest X-ray shows a large black area without lung marking on the left side. Which of the following is your diagnosis? ठीक है। तो ये जब भी आपको इस तरह का सिनेरियो मिले इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है, दैट इज़ हाइपर रेजोनेंस। ठीक है। तो हाइपर रेजोनेंस आपको न्यूमोथोरैक्स में मिलता है। ठीक है। ये इसका की वर्ड है। ठीक है। अगर आपको हाइपर रेजोनेंस मिला तो डायरेक्टली माइंड में आपका न्यूमोथोरैक्स आना चाहिए। अगर डल रेजोनेंस मिलता है, ठीक है, परकशन पे आपको डल साउंड मिलता है तो फिर वो आपके साथ प्लूरल इफ्यूजन होता है। ठीक है। पाउ डी ऑरेंज अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट ऑकर्स इन मेलिग्नेंसी ऑफ ब्रेस्ट। तो इसमें पोडी ऑरेंज अपीयरेंस कब होगी? जब आपके साथ सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। चाइल्ड को एक्सरे है, उसको यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है। द कॉज ऑफ दिस, व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड दिस? जब भी एक चाइल्ड को यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी इसके पीछे जो कॉज होता है दैट इज़ पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहाँ से डिराइव होते हैं? एपीब्लास्ट से डिराइव होते हैं। ठीक है। एपीब्लास्ट से। तो सबसे पहले एपीब्लास्ट, हाँ जी, a female developed winging of scapula which is due to the damage of winging of scapula is due to the damage of long thoracic nerve. ठीक है। Patient presents in OPD with complaints of fatigue, abdominal pain, painful leg ulcer. What is the likely diagnosis? तो एक पेशेंट है उसको
जो है कंप्लेंट्स ऑफ फैटिग है, एब्डोमिनल पेन है। और जब भी आपको लेग अल्सर्स मिले, ठीक है, तो ये टिपिकली आपको सिकल सेल एनीमिया में मिलते हैं, ठीक है। तो लेग अल्सर इज़ द की वर्ड। एलोग्राफ्ट किसे कहते हैं? इट इज़ फ्रॉम सेम स्पीशी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। सेम स्पीशी से अगर आप एक ग्राफ्ट लोगे, दैट इज़ कॉल्ड एलोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट क्या किसे कहते हैं? कि स्किन ग्राफ्ट जब आप एक पार्ट ऑफ द बॉडी से लेते हो और दूसरे पार्ट में लगाते हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट जो है वो ऐसा ग्राफ्ट होता है बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी। साइनर्जेस्टिक ग्राफ्ट किसे कहते हैं? जो आइडेंटिकल ट्विंस के दरमियान ग्राफ्ट होता है। और जियोग्राफ्ट किसे कहते हैं? दैट इज़ बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। ऑटोग्राफ्ट जो है स्किन ग्राफ्ट होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। एलोग्राफ्ट इज़ द ग्राफ्ट बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी। साइनर्जेस्टिक ग्राफ्ट जो है आइडेंटिकल ट्विंस में होता है। जियोग्राफ्ट आपको मिलता है between two different species. The process of apoptosis is lost during the carcinogenic activity of the following। अच्छा, इसमें कौन सा आपके साथ एंटी एपोप्टोटिक है? तो एक होता है प्रो एपोप्टोटिक, एक होता है एंटी एपोप्टोटिक। एंटी एपोप्टोटिक में आपके साथ BCL2 आता है, प्रो एपोप्टोटिक में बैक्स और बैक, ठीक है। एपोप्टोसिस इज इंड्यूस्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसेस, ठीक है, ये याद रखो। फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस एंड ट्यूमर सेल्स। वायरस और ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी किसकी होती है? दैट इज़ योर नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। A person had an RTA which causes posterior dislocation of fever in the acetabulum, causing pain in his left hip and knee. Which nerve is damaged? तो जब भी आपके साथ posterior dislocation of femur in the acetabulum होगा, it will cause damage to the sciatic nerve, ठीक है, sciatic nerve. Which one passes through the greater sciatic foramen? तो greater sciatic foramen के अंदर कौन सा पास होता है? और ऑप्शंस देख लेते हैं। दैट इज़ योर डी, ऑप्शन पीरिफॉर्मस, ठीक है। उस अबव पीरिफॉर्मस आपके साथ सुपीरियर ग्लूटल वेसल्स होते हैं, बिलो पीरिफॉर्मस ये चीज़ें होती हैं, और थ्रू द ग्रेटर शियाटिक नॉच आपके साथ पीरिफॉर्मस पास होता है, ठीक है। पेशेंट इज़ हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड हैज़ बैरल चेस्ट। तो ये तो आपको टिपिकली बैरल चेस्ट सिर्फ और सिर्फ एम्फाइसीमा में मिलेगा, ठीक है। अंडर माइक्रोस्कोप एब्जॉर्ब सेल्स विच हैज़ हाईएस्ट टीलोमरेज एक्टिविटी। तो हाईएस्ट टीलोमरेज एक्टिविटी किस सेल की होगी? दैट आर योर जर्म सेल्स, ठीक है। प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ एस्ट्रोजन OCP इंक्रीज द रिस्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जब आप OCP बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो इसमें एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क होता है, ठीक है, एंडोमेट्रियल। तो इसी तरह आपको MCQs याद होने चाहिए। जैसे ही आप स्टेटमेंट पढ़ो, डायरेक्टली आपके माइंड में एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। अ पेशेंट डेवलप्स ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड डिक्रीज्ड प्रेशर आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, पल्स अंडर लोकल एनेस्थीसिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज। तो जब भी आपके साथ ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन या डिक्रीज्ड प्रेशर होगा, ये वही हार्ट रिलेटेड जो कार्डियोटॉक्सिक है या जो आपके साथ कार्डियक सिम्टम्स कॉज करवाता है, दैट इज़ योर बुपिविकेन। बुपिविकेन इज़ कार्डियोटॉक्सिक, ठीक है, तो ये याद रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में आपको यूरिक एसिड मिलता है। अ चाइल्ड विद HB ऑफ 4.5 वॉज ट्रांसफ्यूज विद ब्लड। ट्रांसफ्यूजन के बाद उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डार्क कलर यूरिन डेवलप हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज। तो दिस इज़ हेमोग्लोबिनूरिया ड्यू टू एक्यूट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो दिस इज़ योर मॉइस्ट हीट। तो मैं डायरेक्टली आपको ऑप्शंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दीज आर योर रिविजन लेक्चर्स, यू शुड वॉच देम जस्ट 1 week और 2 weeks बिफोर योर एग्ज़ाम, ताकि जो एक्यूरेट ऑप्शंस हों वो आपके माइंड में बैठ सकें। और ये MCQs
बार बार मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये हर पेपर में रिपीटेड है। तो जहाँ पे एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट पेपर्स में मैं वो एक्सप्लेनेशन बार बार रिपीट नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए आप काइंडली शुरू से ये प्लेलिस्ट देखें तो आपको बहुत सी एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगी। 8 months baby presents with complaints of dyspnea online. On examination, decreased breath sound on the left. X-ray was done which shows intestinal loops on the left side of the thorax. तो intestinal loop आपको किस चीज़ में मिलती है? पेटेंट प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन कैनाल में, ठीक है। A child has increased urinary excretion of uroporphyrin 1 which with photosensitive skin lesion. Which of the following is decreased? जब भी आपके साथ increased uroporphyrin 1 होगा तो this is because of uroporphyrin 3 synthase की वजह से, ठीक है। ejection fraction is increased by which of the following? तो ejection fraction आपके साथ कब increase होगा? जब आपके साथ end diastolic volume decrease हो जाता है, तो उसकी वजह से ejection fraction increase होगा। ये इसका फार्मूला है, इजेक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ईडीवी। तो इनका ऑपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। पेशेंट लॉन्ग टर्म एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी पे है और उसको टीबी डेवलप हुआ, उसके लिए वो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स ले रहा है। तो ऐसा कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है विच वर्सन्स द सीजर्स एंड अ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम? द मोस्ट लाइकली कॉज इज़, तो ये आपके साथ पेशेंट जो है वो सून आपके साथ वर्सनिंग सीजर डेवलप करता है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। तो ये कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है? दैट इज़ योर रिफाम्पसिन, ऑप्शन ए, ठीक है। रिफाम्पसिन क्यों है? क्योंकि ये वो CYP450 एंजाइम को इंड्यूस करता है, उसका इंड्यूसर है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंड्यूसर्स कौन से हैं? CYP450 के इनहिबिटर्स कौन से हैं, ठीक है। तो sickfaces.com, इसमें आपने एक निमोनिक है वो याद रखना है, sickfaces.com। यहाँ पे आप इसको पॉज करके रीड दे सकते हो। Maximum resistance to blood flow in systemic circulation is at the level of the following। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको आर्टीरियोल्स पे मिलती है, ठीक है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, लेट्स कंफर्म। सिस्टेमिक मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ब्लड फ्लो को कौन देता है? दैट इज़ योर आर्टीरियोल्स, ठीक है। आर्टीरियोल्स। IgA सिक्रीशन इन ब्रेस्ट मिल्क थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो IgA की सिक्रीशन ब्रेस्ट मिल्क में होती है थ्रू मेरोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। IgA secretion into the breast milk via the merocrine process, जहाँ पे आपके साथ antibodies are transported across the epithelial cells to the lumen of the mammary gland by polymorphic IgA receptors, ठीक है। और ब्रेस्ट खुद एपोक्राइन ग्लैंड है, उसकी सिक्रीशंस जो है वो सिक्रीशन को करता है वाया मेरोक्राइन प्रोसेस, खुद ये एपोक्राइन ग्लैंड है। 35-year-old woman presents with 1.2 into 2 centimeter breast lump. There are no other clinical signs, but she has family history of BRCA1 mutation. What is the next step in management? तो next step आपने क्या करना है कि आपने उसकी एक लम्पेक्टोमी करनी है, उसके साथ साथ एक बायोप्सी करनी है, ठीक है। एंजाइम जो आपके साथ वॉन गिर की डिजीज़ में डेफिशिएंट होता है तो दैट इज़ योर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है। G6P याद रखो वॉन गिर की में। 30-year-old lady with weight loss for 3 months, weakness and palpitation, having pigmentation। उसके बाद जो है रेज्ड ACTH मिल रहा है, सोडियम बहुत कम है 120, पोटाशियम ज़्यादा है, HCO3 भी ज़्यादा है और TSH उसका 0.6 है। तो इसका कॉज क्या होना चाहिए? हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपरकैलीमिया है, ठीक है। और उसके अलावा जो है पोटाशियम ज़्यादा है, बाइकार्ब भी ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस इज़ हाइपरकैलीमिया आपको एडिसन डिजीज़ में मिलती है, हाइपोकैलीमिया आपको कॉन्स में मिलती है, ACTH भी रेज्ड है, सो दिस इज़ एडिसन्स डिजीज़। फोम सेल्स इन एथिरोमा आर फॉर्म्ड फ्रॉम मैक्रोफेजेस है, यस हेयर आर मैक्रोफेजेस। तो फोम सेल्स आपके साथ मैक्रोफेजेस से बनते हैं, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एबडक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड, एक दूसरे से दूर जाते हैं वोकल कॉर्ड, तो ये कौन करवाता है एबडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड? आपके साथ पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड करवाता है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एबडक्शन में आपके साथ पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड है जो एडिशन करवाता है, एक दूसरे वोकल कॉर्ड्स को नज़दीक लाता है। उसमें लेटरल क्रिको एरिटिनॉइड, ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड, थायरो एरिटिनॉइड, क्रिकोथायरॉइड, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड, थायरो एरिटिनॉइड, दो एरिटिनॉइड, यहाँ पे पोस्टीरियर क्रिको एरिटिनॉइड था, यहाँ पे लेटरल क्रिको एरिटिनॉइड है, ठीक है। तो लेटरल, ट्रांसवर्स और थायरो एरिटिनॉइड्स हैं और एक उसके साथ है क्रिकोथायरॉइड। अच्छा, जो टेंस करता है वोकल कॉर्ड को दैट इज़ योर क्रिकोथायरॉइड। तो क्रिकोथायरॉइड आपके साथ एडक्शन भी करवाता है और वोकल कॉर्ड को टेंस भी करवाता है। और थायरो एरोटिनॉइड जो है वो आपके साथ एडक्शन भी करवाता है और वोकल कॉर्ड को रिलैक्स भी करवाता है, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। क्रिकोथायरॉइड टेंस भी करता है वोकल कॉर्ड को, एडक्शन भी करवाता है। थायरो एरोटिनॉइड रिलैक्स करवाता है वोकल कॉर्ड को, उसके साथ एडक्शन भी करवाता है और रिलैक्स वोकल कॉर्ड में वोकैलिस भी आता है, ठीक है। फिर इसके बाद है जो आपके साथ लैरिंग्स इनलेट को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। तो ओपन थायरो एपिग्लॉटिकस करवाएगा, क्लोज एरी एपिग्लॉटिकस और ओब्लिक एरिटिनॉइड। तो दिस इज़ प्योरली रट्टा, आपने इसको प्योरली या रट्टा करना है कि ओपन लैरिंग्स इनलेट थायरो एपिग्लॉटिकस, क्लोज लैरिंग्स इनलेट एरी एपिग्लॉटिकस ओब्लिक एरिटिनॉइड, ठीक है। एरी एपिग्लॉटिकस ओब्लिक एरिटिनॉइड क्लोज करवाता है, थायरो एपिग्लॉटिकस आपके साथ लैरिंग्स इनलेट को ओपन करवाएगा। लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट रिस्क इज़ ड्यू टू द इंजरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व। तो लॉस ऑफ एक्सटेंशन कौन करो, एक्सटेंशन नॉर्मली किसका काम है, रेडियल नर्व का काम है, ठीक है। पोस्टीरियरली आपके साथ रेडियल नर्व होता है, तो लॉस ऑफ एक्सटेंशन भी अभी एक्सटेंशन नहीं कर रहा, तो दिस इज़ ड्यू टू रेडियल नर्व। कौन से में रेडियल नर्व है, ऑप्शन सी में डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व है। 28-year-old woman presents with weight loss, tremors, palpitation and protrusion of the eyes। एक्सोफ्थेल्मस आ गया तो ये तो टिपिकली आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली ग्रेव्स डिजीज़ में होता है, ठीक है। तो ग्रेव्स डिजीज़। गुड पास्चर सिंड्रोम इज़ मीडिएटेड बाय, तो मैंने आपको ये एमसीक्यू इसी लेक्चर में थोड़ा पहले बता दिया कि जब भी आपके साथ एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज़ की बात आ जाए, गुड पास्चर अगर हो भी ना, समटाइम्स ये आपको गुड पास्चर्स नहीं देते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज़ दे देते हैं, उसके साथ पीएसजीएन का सिनेरियो दे देते हैं। तो पीएसजीएन में नॉर्मली आपके साथ टाइप 3 सेंसिटिविटी होती है, गुड पास्चर में तो होती है टाइप 2, लेकिन अगर गुड पास्चर ना दिया हो, एंटीबॉडीज़ का कोई जिक्र हो, तो उसमें भी आपने टाइप 2 लिखना है। A young boy having mass in the neck biopsy of the lymph node shows epiphysis architecture, atypical mononucleosis cells with bilobe nucleus and eosinophilia, and CD15 और CD30 पॉजिटिव है। तो CD15 और CD30 अगर आप और कुछ आपको याद नहीं होना चाहिए, अगर आपको और कुछ याद है या नहीं, तो CD15 और 30 आपको साथ हॉजकिन लिम्फोमा में आपको मिलते हैं, ठीक है। बाकी ये सारा सिनेरियो भी आपके साथ जो है हॉजकिन का है, आरएस सेल्स हैं तो वो आपके साथ हॉजकिन लिम्फोमा में मिलते हैं, बाइलोब्ड सेल्स भी मिलते हैं, CD15 और CD30 पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, कोरियोकार्सिनोमा स्प्रेड्स वाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। तो कोरियोकार्सिनोमा आपके साथ हेमेटोजीनियस स्प्रेड है, ठीक है। तो ये याद रखो, कोरियोकार्सिनोमा स्प्रेड्स थ्रू द ब्लड है, through the hematogenous pathway, to the through the hematogenous spread। तो कोरियोकार्सिनोमा आपके साथ स्प्रेड होता है हेमेटोजीनियसली। 40-year-old male presents patient diagnosed as a case of TB. He was started on anti-ATT drugs, but after some time of treatment he presents in the OPD with red-green blindness।
तो रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस आई की बात आ गई, ठीक है। आई में आपके साथ रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस है। ई फॉर आई मैंने आपको कहा था ethambutol, ई फॉर आई। A patient on ATT can differentiate between traffic light colors. Which of the following drug is most likely responsible? तो ये भी यही सेम क्वेश्चन है, इसमें भी can differentiate between colors, तो that is I, E for I. Which of the following ATT cause peripheral neuropathy? तो peripheral neuropathy आपको ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि आइसोनियाजिड peripheral neuropathy करवाता है। तो ऑप्शन ई में आपके साथ है आइसोनियाजिड, ठीक है। ये याद रखो, रिफाम्बसिम ऑरेंज कलर यूरिन, ethambutol ई फॉर आई, ऑप्टिक न्यूराइटिस, आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाता है, पायराजिनामाइड आपके साथ हाइपर यूरिसीमिया या गाउट। पेशेंट जो है आफ्टर सस्टेन्ड आरटीए विद हाइपोटेंशन, आरटीए हुआ है उसके बाद बीपी बहुत कम है, टेकिकार्डिया है और अनस्टेबल रिदम है। तो जब भी एक पेशेंट अनस्टेबल होगा तो उसमें आपने कार्डियोवर्जन करवाना है, ठीक है, कार्डियोवर्जन करवाना है। अगर स्टेबल होता तो देन यू कैन गो विद लुकिंग एट द सिनेरियो। अगर सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, एसवीटी है, एडिनोसिन दे सकते हो, ठीक है। एफिब है तो एम्यूडेरॉन दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट्स विद हाइपोवॉल्यूमिया आफ्टर मेजर ट्रॉमा, बीपी 80/60 हैज़ मार्कली डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो एक पेशेंट है उसको हाइपोवॉल्यूमिया है और बीपी भी उसका बहुत कम है, तो इसमें आपके साथ रीनल आर्टीरियल ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये याद रखो कि जो रीनल आर्टरी में ब्लड होगा, ब्लड फ्लो होगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। माइग्रेटरी मोटर कम्प्लेक्स इज़ ट्रिगर्ड बाय, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि इट इज़ ट्रिगर्ड बाय मोटिलिन। अ पेशेंट हैज़ अ हार्ट रेट that increased from 75 per minute to 225 per minute. What is the duration of the cardiac cycle? तो ये कैलकुलेशन करके 0.1 सेकंड बन जाता है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कैलकुलेशंस पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, बहुत रेयरली आता है कैलकुलेशंस पे क्वेश्चन, ठीक है। और वो भी अगर आपको फार्मूला आप 1000 फार्मूलेज याद करोगे तो वो उन 1000 फार्मूलेज में से कोई भी फार्मूला पार्ट 1 में नहीं आएगा, वो कोई नया फार्मूला लाएंगे, ठीक है। तो ये वैसे ही आपने कोई 200/200 मार्क्स नहीं लेने, ठीक है। यू हैव टू स्कोर अबव 75%। तो ये 25% जो एरर है, 25% जो मार्जिन है, वो इन्हीं टाइप एमसीक्यूज़ में होता है। अगर आपका गलत भी हो जाए दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। स्टिल जो पास्ट एमसीक्यूज़ में जो कैलकुलेशंस पे क्वेश्चन आए हैं तो उसको आप एज इट इज़ रट्टा कर सकते हो कि अच्छा 75 to 225 पर मिनट है और इसका आंसर 0.1 था, तो सिमिलर चांसेस हैं कि ये सिमिलर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट हो जाए। वो इस तरह रिपीट होता है कि ये वैल्यूज़ भी वो सेम रिपीट देते हैं, ठीक है। तो आई विल रिकमेंड कि इस पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें। एक दो मैक्सिमम एक एमसीक्यू आता है या दो आ जाते हैं, अगर वो गलत भी हो जाए लेकिन आपने और सारी टॉपिक्स अच्छे तरीके से कवर किए हैं तो आपका पेपर इजीली पास हो जाएगा। अच्छा, आईवी ड्रग यूज़र डेवलप एन इन्फेक्शन विद मर्सा। तो मर्सा में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमने डायरेक्टली वैनकोमाइसिन देना होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मर्सा रेजिस्टेंस। अभी ये मर्सा रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो एक ट्रिक मैंने ये भी कहा था कि जिस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ नहीं आता उसमें ये जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन होता है, दिस इज़ मोस्टली द करेक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं कि ये है या नहीं। तो दिस इज़ ऑप्शन सी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मीका जीन इनकोडिंग अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। सेंस नहीं बना रहा लेकिन पार्ट 1 का एग्ज़ाम ही इस तरह है कि उसका कोई सेंस नहीं है। कैंप इज़ एक्टिवेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैंप को कौन एक्टिवेट करता है, दैट इज़ योर रिसेप्टर, ठीक है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म इज़ प्राइमरली इनर्वेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म को मैंने आपको कहा था पोस्टीरियरली रेडियल नर्व होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टीनिया जो है दैट इज़ बाय एग्स इंजेशन, ठीक है। तो हम इसलिए जल्दी जल्दी डायरेक्टली आंसर्स बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, तो आपने इनके ऊपर जस्ट गो थ्रू करना है कि बस
आपके माइंड में एक आंसर बैठ जाए, ठीक है। In a hospitalized patient lying on bed in supine position, he has aspirated gastric content in which lobe। तो जब भी supine position में और gastric contents एस्पायरेशन की बात आ जाए तो लोअर लोब आपने लिखना है। अभी ये है राइट लोअर लोब और राइट साइड पे होगा, ठीक है, तो राइट लोअर लोब। चाइल्ड एस्पायरेटेड पीनट बिकम सडनली साइनोज एंड स्टार्टेड कफिंग। मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ लंग वेयर फॉरेन बॉडी गेट स्टक इज, तो ये भी एपिकल राइट एपिकल लोअर लोब में स्टक होगा, ठीक है, राइट एपिकल लोअर लोब में। ये याद रख सकते हो कि सुपाइन में आपके साथ राइट लोअर लोब में जाता है, सेटिंग या स्टैंडिंग या अपराइट पोजीशन में राइट लोअर लोब, और उसके पोस्टीरियर बेजल सेगमेंट में। यहाँ पे सुपाइन में एपिकल सेगमेंट में, यहाँ पे पोस्टीरियर बेजल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब। अगर राइट लैटरल की बात की जाए तो वहाँ पे आपके साथ पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ राइट अपर लोब, ये वाहिद इस तरह वाला है जिसमें अपर लोब है, जो लेटरल पोजीशंस हैं राइट है या लेफ़्ट लेटरल है, उन दोनों में अपर लोब्स होंगे, ठीक है। एक में आपके साथ पोस्टीरियर सेगमेंट होगा, दूसरे में इंफीरियर लिंगुलर ऑफ द लेफ्ट अपर लोब होगा, ठीक है। अच्छा, वेयर इज़ द लीजन इन द मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में कहाँ पे लीजन होता है? पॉन्स में आपके साथ लीजन होता है। अच्छा, पेशेंट ब्रॉट टू द ईयर अनकॉन्शियस, देयर इज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, एम्प्टी बॉटल ऑफ एस्पिरिन फाउंड, विच वन एलिमिनेट्स एस्पिरिन फ्रॉम द बॉडी। तो कौन सा चीज़ हमने देना है जो एस्पिरिन का एंटीडोट है या उसके ट्रीटमेंट में देते हैं, दैट इज़ बाय कार्ब एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अ पेशेंट posterior MI on angiography, L6 artery blocked after 3 days, which of the following is the most abundant area। तो आपको एक पोस्ट MI पेशेंट है, उसका LCX ब्लॉक है, और आफ्टर 3 डेज़ कौन सी चीज़ जो है आपके साथ मोस्ट अबंडेंट होगी इन द इन्वॉल्व्ड एरिया, दैट विल बी योर वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, VEGF। A patient sustains a crushed injury with an intramedullary tibial fracture and developing injury. 3 days later, he develops chest pain, fatigue, fever, and respiratory distress. Most likely diagnosis इसका क्या है? That is your fat embolism। तो एक लॉन्ग बोन की फ्रैक्चर है और उसके बाद उसको फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह है, सो दिस इज़ योर फैट एम्बोलिज्म, ठीक है, सिर्फ फैट एम्बोलिज्म, नॉट फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, ठीक है। तो ये अगर आपने पढ़ना है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दिस। पोलीसाइथीमिया वेरा कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर कॉजेज इफ़ इंक्रीज आरबीसी बाय। तो अगर आपके साथ इंक्रीज आरबीसी होगा, पोलीसाइथीमिया वेरा को आपने डिफ्रेंशिएट करना है फ्रॉम अदर कॉजेज, तो उसमें आपके साथ इंक्रीज आरबीसी मास आपको मिलेगा। यू विल गेट इंक्रीज आरबीसी मास इन अ पेशेंट विद पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, ठीक है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हुआ है, और उसके बाद विच मसल इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द एब्सेस फॉर्मेशन। तो क्लोजली जो रिलेटेड होगा दैट इज़ योर पेलेटोफेरिंजियस मसल, पेलेटोफेरिंजियस मसल। अ पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कॉज्ड बाय एनएसएड यूज़। तो एक पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है और इट इज़ कॉज्ड बाय एनएसएड यूज़, ठीक है। तो उसके बाद विच ड्रग इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव फॉर प्रिवेंशन, तो उसमें आपने देना है PPIs, ठीक है, PPIs देने हैं। अच्छा, 65 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट्स विद यूरिनरी फ्रीक्वेंसी नॉक्टूरिया एंड डिफ़िकल्टी इनिशिएटिंग यूरिनेशन ऑन एग्जामिनेशन। प्रोस्टेट जो है आपको हार्ड और इरेगुलर नज़र आ रहा है। सीरम PSA बहुत ज़्यादा है, तो अगर सीरम PSA बहुत ज़्यादा है डायरेक्टली आपके माइंड में कैंसर आना चाहिए, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा। अच्छा, मीडियन नर्व इंजरी एट रिस्क वुड अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मसल। तो मीडियन नर्व इंजरी अगर रिस्ट पे होगी तो इट विल इन्वॉल्व योर फर्स्ट लुम्ब्राइकल, ठीक है, ये आपके साथ फर्स्ट लुम्ब्राइकल को इन्वॉल्व करती है। विच ऑर्गेनिज्म इज़ ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो मैंने कहा था CBC, दैट इज़ योर CMV, देन हेपेटाइटिस B, देन हेपेटाइटिस C, CBC, दिस इज़ CBC। A patient
is on dialysis twice a week is now considered for kidney transplant. What is the best indicator for determining the renal function? तो रीनल फंक्शन को बेस्ट डिटरमाइन करता है योर क्रेटिनिन, ठीक है, सीरम क्रेटिनिन, सॉरी क्रेटिनिन क्लियरेंस, ये मैंने नहीं देखा था। सो दिस इज़ योर क्रेटिनिन क्लियरेंस, ठीक है। अच्छा, अगर ये ऑप्शन में ना हो फिर यू कैन गो फॉर क्रेटिनिन, बट द बेस्ट ऑप्शन इज़ क्रेटिनिन क्लियरेंस। ये मैंने ऑप्शन में नहीं देखा था, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्रेटिनिन क्लियरेंस। Patient with kidney disease develop generalized edema due to which of the following? अगर एक पेशेंट है उसको किडनी डिजीज़ है और उसके बाद उसको जनरलाइज्ड एडेमा हो रही है, ठीक है, तो जनरलाइज्ड एडेमा में आपके साथ ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है। किडनी या लंग डिजीज़ की बात आ जाए उसमें डिक्रीज़ ऑनकोटिक प्रेशर लिखना है। हार्ट की बात आ जाए उसमें इंक्रीज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपने लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस बैलेंस विल बी प्रेजेंट इन वॉमिटिंग? तो वॉमिटिंग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें आपके साथ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आपको मिलेगी, ठीक है। जो डायरिया होती है उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। 30-year-old patient presents in OPD with complaint of palpitation. ECG was carried out which shows supraventricular tachycardia। तो इसको मैंने अभी आपको बताया, SVT में हम देते हैं एडिनोसिन अगर वो आपके साथ स्टेबल हो। अभी SVT है पेशेंट को कैरोटिड मसाज, सबसे पहले तो आपने कैरोटिड मसाज और वेगल मैन्यूर्स करने होते हैं, ठीक है, उससे भी ठीक हो जाता है। अगर उससे ठीक ना हो देन यू कैन गिव एडिनोसिन, ठीक है, लेकिन अगर अनस्टेबल हो देन यू शुड गिव कार्डियोवर्जन, ठीक है। तो इसमें एडिनोसिन है, दैट इज़ ऑप्शन ई। मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट आपके साथ कौन सा है? मोस्ट पोटेंट आपके साथ है विटामिन ई, ठीक है। मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट इसमें सबसे पहले ग्लूटाथायोन लिखना है, पर आपने ECA, फिर विटामिन ई, फिर सी और फिर ए, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह लिखना है। अच्छा, स्केलेटल इज़ डग आउट फ्रॉम द ग्रेव, आपको कैसे पता चलेगा कि ये फीमेल का पेल्विस है? तो इसमें आपके साथ जो इलियक एला होगी वो आपके साथ इवर्टेड होगी, ठीक है। 62-year-old man with a history of DVT presents with chest pain and is diagnosed with MI. The medical team is assessing the risk factor for thrombosis. Which of the following is the key factor that independently increase the risk of thrombosis leading to MI? तो ये आपके साथ कौन सा ऐसा फैक्टर है, की फैक्टर है जो इंडिपेंडेंटली इंक्रीज होता है? तो दैट इज़ इमोबिलाइजेशन, ठीक है। 4-month-old male infant is brought by his mother due to poor feeding, seizures, and developmental delay. On examination, he has hypotonia, hypothermia, and kinky hair. तो ये ऑलरेडी रिपीट है, मैंने आपको कहा था kinky आपको जब भी मिला तो क्या आपने चूज़ करना है? दैट इज़ योर मेनकी सिंड्रोम, ठीक है। मेनकीज डिजीज़ रिवील्स लो सीरम कॉपर होगा और सेरुलोप्लाज्मिन भी लो होगा। अच्छा, पेशेंट अंडरवेंट रेडियल मेस्टेक्टमी विद लेवल 3 एक्सिलरी क्लियरेंस, उसके बाद उसको रेडियोथेरेपी हुई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस प्रोसेस? तो इसमें आपके साथ सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा दैट इज़ योर लिम्फ एडेमा ऑफ द आर्म, ठीक है, लिम्फ एडेमा ऑफ द आर्म। माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट sterilizes agar by heating 100 degree for 20 minutes each day for 3 consecutive days. इस मेथड को हम क्या कहते हैं? दिस इज़ टेंडलाइजेशन, टेंडलाइजेशन। पास्चराइजेशन ऑफ फूड आपने कितना डिग्री पे कितने मिनट के लिए करना होता है? दैट इज़ 72 डिग्री फॉर 15 सेकेंड्स। पास्चराइजेशन ये इसका प्रोसेस है, अगर आपने पढ़ना है। पेशेंट का TRH ज़्यादा है, TSH एंड थायराइड हार्मोन भी आपके साथ ज़्यादा है, तो जब भी TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन की बात आ जाए तो ये हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाइपोथैलेमिक एडिनोमा। अच्छा, ग्रेव्स डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय, तो ग्रेव डिजीज़ में आपके साथ कौन से एंटीबॉडीज़ आपको मिलते हैं? आपको एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज आपको हेशिमोटोज़ में मिलते हैं। जो एंटी TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ हैं वो आपको ग्रेव्स डिजीज़ में,
ठीक है। अच्छा, ग्रेव्स डिजीज़ में आपको टीएसआई, टीजीआई, ये दोनों आपको मिलेंगे, एंटी टीएसआई, एंटी टीजीआई, ठीक है। और एंटी टीपीओ आपको हैशिमोटोज़ में मिलते हैं, ठीक है। और एंटी थायरोग्लोबिन, एंटी टी, ये टीटीजी तो आपको सिलिएक में मिलते हैं वैसे। ये एंटी थायरोग्लोबुलिन है, दिस इज़ नॉट टीटीजी। वो टिश्यू थायराइड इस तरह का होता है, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, वो आपको सिलिएक में मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये याद रखो कि ग्रेव्स में आपको एंटी टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। 32-year-old woman presents with progressive weight gain, amenorrhea and proximal muscle weakness for 1 year. On examination, she has central obesity, moon facies, purple abdominal stria, hypertension. तो ये आपको बहुत आसान कर लिया उन्होंने, क्वेश्चन की तरफ तो जा रहा है, लेकिन अभी आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये डिजीज़ है या सिंड्रोम है। तो जब आपके साथ रेज्ड ACTH होगा, दैट इज़ योर कुशिंग्स डिजीज़, ठीक है। अ पेशेंट कैन नॉट मीडियली रोटेट एंड फ्लेक्स द नी, मीडियली रोटेट और फ्लेक्स नहीं कर सकता नी को, तो कहाँ पे मसला मसला है, दैट इज़ इन द सार्टोरियस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सप्लेन्स डायरेक्शनली सेलेक्टिव प्रोपगेशन ऑफ DCML एंड स्पाइनोथैलेमिक सिग्नल्स। आपके साथ कौन सा मैकेनिज्म है जो आपके साथ एक्सप्लेन करेगा डायरेक्शनली सेलेक्टिव प्रोपगेशन ऑफ DCML एंड स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक? तो ये है आपके साथ लेटरल इनहिबिशन। चाइल्ड जो है उसको ट्रॉमा हुई है ऑफ द टीरियन, तो टीरियन में आपके साथ मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स आफ्टर 2 hours of dirty wound which is most appropriate management for tetanus prophylaxis। तो इसमें आपने टेटनस और ऑप्शंस देखते हैं, इसमें आपने इम्यूनोग्लोबिन भी देनी होती है, वैक्सीनेशन भी देनी होगी। तो दिस इज़ ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। टेस्ट टेटनस वैक्सीनाइजेशन किस चीज़ का एग्जांपल है? इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। A healthy appearing patient has positive PPD test, what does it indicate? तो एक्टिव अ पेशेंट को जो है पॉजिटिव PPD टेस्ट है, तो इसमें क्या होगा, उसमें ही इज़ इम्यून टू ट्यूबरक्लोसिस। Immunity against TB is primarily mediated by, तो immunity against TB is mediated by type 4 hypersensitivity. Which of the following diuretic is used in hydrocephalus to reduce intracranial pressure? तो आप इसमें एक ऐसा डायूरेटिक दोगे जो आपके साथ इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिड्यूस करेगा, वो आपके साथ आपने इसमें एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक देना है, दैट इज़ योर मैनिटोल। Patient presents in OPD with complaint of hypothenor wasting and her median nerve is entrapped and there are also sensory loss on the lateral side of her hand, ठीक है। तो अगर एक पेशेंट है उसको हाइपोथिनार वेस्टिंग है और मीडियन नर्व उसका इंट्रैप्ड है, ठीक है, तो मीडियन नर्व entrapped है और देयर वाज आल्सो सेंसरी लॉस ऑन द लेटरल साइड ऑफ हर हैंड। तो ये तो इन्होंने ऑलरेडी आपको कहा है कि मीडियन नर्व entrapped है, दिस इज़ योर मीडियन नर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज़ मोस्टली अफेक्टेड बाय ब्लियोमाइसिन? तो ब्लियोमाइसिन का काम होता है लंग्स के साथ, ठीक है, ये याद रखो। DNA सीक्वेंस इज composed ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। विच हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस रेगुलेट्स थर्स्ट? तो इसमें आप पोसा याद रखो, POSA, P फॉर पैरावेंट्रिकुलर, उसका काम है ऑक्सीटोसिन के साथ। S फॉर सुपरा ऑप्टिक, दैट इज़ विद ADH, ठीक है, तो थर्स्ट के साथ सुपरा ऑप्टिक होगा। POSA, ठीक है, SA, ठीक है। P का पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन के साथ काम होता है, ठीक है, और S सुपरा ऑप्टिक है, दैट इज़ विद ADH, ठीक है। तो इसका थर्स्ट पैरावेंट्रिकुलर, इन्होंने पैरावेंट्रिकुलर, ये गलत है, ठीक है, ये आप याद रखो कि दिस इज़
पैरावेंट्रिकुलर का काम है ऑक्सीटोसिन के साथ, वो आपके साथ थर्स्ट को रेगुलेट नहीं करता। पोसा बिल्कुल करेक्ट निमोनिक है, ठीक है। और जो एस है सुप्रा ऑप्टिक, उसका काम है एडीएच के साथ। इसका आंसर, करेक्ट आंसर इज़ सुप्रा ऑप्टिक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश का, ये करेक्ट है, कंफर्म, ये आप इसको चेंज करें, दिस इज सुप्रा ऑप्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्टिंग्विश कार्सिनोमा फ्रॉम मेटाप्लेजिया, तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये कार्सिनोमा है या इसमें मेटास्टेसिस हुई है इन्वेजन के थ्रू। हेमी निगलेक्ट ऑकर ड्यू टू डिफेक्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हेमी निगलेक्ट आपके साथ कब होगा, जब आपके साथ डिफेक्ट होगा सोमेटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया में। पेशेंट जो है उसको राइट साइडेड वीकनेस है एंड लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस है, और टंग उसका लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके साथ है, अच्छा, राइट साइडेड वीकनेस है, लॉस ऑफ वाइब्रेटरी टंग सेंसेशन, और टंग उसका लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है। तो ये आपके साथ क्या हो गया, दिस इज़ ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ योर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। 32-year-old man presents with chronic cough, hemoptysis, night sweats and weight loss. On examination there was mated cervical lymph nodes. Cervical lymph nodes आपके साथ mated है। chest x-ray पे upper lobe cavitary lesions हैं, तो upper lobe cavitary lesions आपको TB में मिलते हैं, ठीक है। 60-year-old patient presents with localized bone pain and swelling, lab shows markedly increased ALP, तो जब भी increased ALP होगा कोई obstruction की बात की गई होगी। फिर इसके बाद एक्सरे पे आपको स्क्लेरोटिक डिस्ट्रक्टिव बोन लीजन्स नज़र आ रहे हैं, तो स्क्लेरोटिक डिस्ट्रक्टिव बोन लीजन्स आपको ऑस्टियोसार्कोमा में नज़र आते हैं, जिसमें एलपी भी रेज्ड होगा। वेरापामिल जो है, इट एक्ट्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये एसए और एवी नोड दोनों पे काम करता है, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद ट्रिस्मस एंड राइनस सार्डोनिकस, ठीक है, टेटनस की बात कर रहे हैं, which are a feature of tetanus due to Clostridium tetani. Which of the following neurotransmitter is not released to the action of tetanospasmin, तो अगर आपने स्केची देखी होगी तो ये आपके साथ माइंड में डायरेक्टली आ जाएगा कि दिस इज़ गाबा, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पीसीआर, तो पीसीआर का प्राइमरी फंक्शन है कि ये आपके साथ डीएनए एम्प्लीफिकेशन करवाता है, ठीक है। इन पीसीआर द डीएनए स्ट्रैंड सेपरेटिंग ड्यूरिंग डीनेचरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ इलोंगेशन, तो डीएनए जो स्ट्रैंड्स हैं उसकी डीनेचरेशन हो रही है, डीनेचर हो रहे हैं, तो इनिशिएशन ऑफ इलांगेशन के लिए हमें चाहिए प्राइमर्स, ठीक है। 25-year-old female visiting Pakistan for the first time presents with fever, headache and abdominal pain, TLC 7000, platelets 95,000. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज, तो जब भी एक फ़ीमेल, जब एक फॉरनर आपके साथ एक इंडेमिक एरिया लाइक पाकिस्तान में आ रही है, उसको हेडेक, एब्डोमिनल पेन वगैरह है, तो ये मलेरिया की तरफ सस्पिशन जाता है, ठीक है। डायरेक्टली मलेरिया शुड बी योर फर्स्ट differential, which is caused by Plasmodium falciparum. In Hodgkin lymphoma, which of the following statement is true? Extranodal involvement is more common than in non-Hodgkin lymphoma. It spreads in a contagious manner from one lymph node to the next. Acha, it primarily involves this spleen before lymph node. It is highly contagious, ठीक है। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है कि हॉजकिन लिम्फोमा में आपके साथ एक कॉन्टीजियस मैनर में स्प्रेड होता है एक लिम्फ नोड से दूसरे लिम्फ नोड में, सो इट स्प्रेड्स इन अ कॉन्टीजियस मैनर फ्रॉम वन लिम्फ नोड टू द नेक्स्ट। अच्छा, फिर उसके बाद है हाईलैंडर फ्रॉम स्कर्दू प्रेजेंट्स विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, HB 8.8, hematocrit 55%, HCO3 25 मिलीमोल, PCO2 उसका जो है 20 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स दिस, तो जब भी एक हाईलैंडर जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ
माउंटेंस वगैरह में रहता है, तो वहाँ पे माउंटेंस में आपके साथ क्या होता है, सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया होती है, ठीक है। तो आप याद रखो कि दिस में भी ही हैज़ एच बी 8.8 एच सी टी 55%, ये सारे के सारे इंडिकेट कर रहे हैं सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया में। 60-year-old patient with type 2 DM and established heart disease required glycemic control। अच्छा, which of the following drug is preferred। अच्छा, एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको हार्ट डिजीज़ है और ग्लाइसीमिक कंट्रोल उसको चाहिए, तो आपने उसको SGLT2 इनहिबिटर्स देने हैं, ठीक है। SGLT2 inhibitors are safe। Which of the following anti-diabetic agent does not require dose adjustment in renal impairment। तो ऐसा कौन सा एंटी डायबिटिक है जिसके लिए डोज एडजस्टमेंट नहीं चाहिए इन रीनल इम्पेयरमेंट। दैट इज़ योर लेनाग्लेप्टिन, ठीक है, ये आप याद रखो। व्हेन अ प्राइमरी oocyte रिज्यूम इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, आपके साथ प्राइमरी oocyte कब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को रिज्यूम करवाता है, जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन, ठीक है। तो इट रिज्यूम्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन, ठीक है। प्राइमरी oocyte मेच्योर होते हैं ओव्यूलेशन पे। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ओवम को हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। सेकेंडरी oocyte कंप्लीट होता है या अपना सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन आफ्टर ओव्यूलेशन, और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है आपके साथ कंप्लीट होता है बिफोर ओव्यूलेशन। A woman husband reports that her wife has been unable to perform daily household work for the past month due to low mood, lethargy, otherwise she is normal। Which of the following endocrine disorder is she most likely having। तो एक हस्बैंड कंप्लेंट कर रहा है, वो अपने वाइफ के बारे में कह रहा है कि वो नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क वगैरह नहीं कर सकती, लो मूड है, लेथार्जी है, सब कुछ उसका लो है। दिस इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। फ्यू क्रोमोसाइटोमा, कॉन सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम शेयर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर। तो इन तीनों में आपको क्या चीज़ सिमिलर मिलती है, इसमें भी हाइपरटेंशन मिलता है, कॉन सिंड्रोम में भी हाइपरटेंशन मिलता है, कुशिंग में भी हाइपरटेंशन मिलता है। तो हाइपरटेंशन इज़ द कॉमन क्लिनिकल फीचर। A patient develops shortness of breath after long flight from Australia। Which of the following is the most likely diagnosed। तो लॉन्ग फ्लाइट की बात जब भी आ जाए आपने इसमें pulmonary embolism सस्पेक्ट करना है। The first option is your pulmonary embolism। Patient presents with right ventricular hypertrophy, pulmonary edema है, hepatic congestion है। अच्छा, उसको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, एडिमा है, हेपेटिक कंजेशन है। तो ये भी आपके साथ इसमें आपके साथ क्या आपने सस्पेक्ट करना है, एडिमा आ गई तो यू हैव टू सस्पेक्ट राइट हार्ट फेलियर, ठीक है। सेल शो न्यूक्लियर कंडेंसेशन अंडर माइक्रोस्कोप। तो जब भी आपके साथ न्यूक्लियर कंडेंसेशन हुई होती है, दैट इज़ योर पिक्नोसिस, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कैरियोलाइसिस में। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन हो जाता है, उसकी वजह से लॉस ऑफ डीएनए और बेसोफिलिया वगैरह भी चला जाता है। पिक्नोसिस में न्यूक्लियस श्रिंक हो जाता है, ठीक है, और बेसोफिलिया ज़्यादा होती है। और कैरियोहेक्सिस में ये जो आपके साथ जो न्यूक्लियस जो आपके साथ श्रिंक हुआ है उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ SSRI। तो SSRI का कॉमन साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये आपके साथ सेक्सुअल डिसफंक्शन करेगा, ठीक है। एस फॉर सेक्स, ठीक है। तो इस तरह याद रखो, SSRI, एस फॉर सेक्सुअल डिसफंक्शन, ठीक है। S for sex and S for sexual dysfunction। 35-year-old woman presents with unilateral bloody discharge. Histology of lesion shows papillary fronds with fibrovascular core, tearing like features। Most likely diagnosis आपके साथ क्या होगा, that will be your intraductal papilloma, ठीक है। जब भी आपको ब्लडी डिस्चार्ज मिलेगा, ठीक है, निपल से, और उसमें फिर ये और चीज़ें होंगी, मोस्ट प्रोबेबली पेपिलरी फ्रॉन्ड्स या फाइब्रोवेस्कुलर कोर,
ठीक है, ये अगर हो भी ना और ब्लडी डिस्चार्ज हो तो ब्लडी डिस्चार्ज आपको सिर्फ इंट्राडक्टल पेपिलोमा में मिलता है, कार्सिनोमा में भी मिलता है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि जब भी ब्लडी डिस्चार्ज आ जाए तो फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज़ इंट्राडक्टल पेपिलोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द कोलन? कार्सिनोमा ऑफ द कोलन में एब्डोमिनल पेन एंड फ्लैटनेस, वेट लॉस एंड फैटीग। अच्छा, कार्सिनोमा ऑफ द कोलन है, ठीक है, तो कार्सिनोमा में आपके साथ वेट लॉस तो होगा, लाजमी बात है ना, तो मुझे भी ये ऑप्शन सी बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा है, वेट लॉस एंड फैटीग। ठीक है, वेट लॉस एंड फैटीग आपने याद रखना है इसमें, वेट लॉस और फैटीग होगा, ठीक है। अब पेशेंट जो है वो ओपीडी में आया विद कंप्लेंट ऑफ जनरलाइज्ड वीकनेस, ठीक है। अच्छा, on lab report HB was 6.4, peripheral smear shows normocytic normochromic anemia. Which of the following is the most appropriate treatment? तो इसमें आपने क्या देना है, इसमें आपने एरिथ्रोपोएटिन देना है। जो एक मेल है HB13 है, उसको हाइपोक्सिया है, ठीक है, तो हाइपोक्सिया आपको इन्होंने दे दिया कि उसको हाइपोक्सिया है, तो दिस इज़ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, PO2 भी उसका कम है। कपल जो है प्रेजेंट्स विद इनफर्टिलिटी, सीमन एनालिसिस उसकी की तो उसमें 10 मिलियन स्पर्म पर 2 ml मिला, उसकी मोटेलिटी भी कम है, 10% है, नॉर्मल मोर्फोलॉजी 15% सिर्फ नॉर्मल स्पर्म्स उसमें नज़र आ रहे हैं, तो दिस इज़ ओलिगो एस्टिनो टेरेटो जूस्पर्मिया, ठीक है, तो ये बस याद रखो, ये सबसे बड़ा वाला नाम है, ओलिगो एस्टिनो टेरेटो जूस्पर्मिया, टेरेटो जूस्पर्मिया, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि वॉल्यूम 1.5 ml, स्पर्म कंसंट्रेशन उसमें 15 मिलियन पर ml होगा, टोटल स्पर्म काउंट 39 मिलियन पर एजिकुलेट होता है, स्पर्म मोटिलिटी 32% होती है, वाइटिलिटी 58%, पीएच मोर देन 7.2, ठीक है। अच्छा, ओह, वो है खाना।